हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में यूनिट नंबर 3 हेमाटोलॉजिकल डिजीज। दिस इज यूनिट नंबर 3। ओके, हेमाटोलॉजिकल डिजीज में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आज का जो आपका लेक्चर है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जहां पर हम देखेंगे कि फोलिक एसिड की कमी होने से कैसे हो रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लेक्चर को ध्यान से सुनना, लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा क्योंकि काफी डिटेलिंग लेक्चर है। आपको इसी लेक्चर में पूरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया याद हो जाएगा। बस शर्त इतनी सी है, ध्यान से सुनते जाना, काफी डेप्थ में नॉलेज देने वाला हूं मैं आपको इस लेक्चर में। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विद डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, टॉपिक को नाम से समझते हैं। टॉपिक का नाम है फोलिक डेफिशिएंसी एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पर एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी के नंबर में कमी आ जाना, आरबीसी का काउंट कम हो जाना। और फोलिक डिफिशियंसी मतलब फोलिक एसिड की कमी होने की वजह से एनीमिया हो रहा है, उसे हम कहेंगे फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, या फिर आप बोल लो फोलिक डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, इसका एक और नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये आगे हम देखेंगे डिटेल में कि इसको मेगालोब्लास्टिक क्यों बोलते हैं। तो फोलिक की डेफिशिएंसी होने की वजह से एनीमिया हो रहा है। एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी का नंबर कम हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, ये क्लिनिकल कंडीशन है ड्यू टू लो लेवल ऑफ फोलेट या फोलिक एसिड। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो फोलिक एसिड है उसको हम फोलेट भी कहते हैं और उसी को हम विटामिन B9 भी कहते हैं। कुछ लोग विटामिन बोलते हैं, कुछ लोग विटामिन बोलते हैं, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन विटामिन। तो विटामिन B9, फोलिक एसिड और फोलेट एक ही नाम है। ठीक है, फोलेट बोल लो, फोलिक एसिड बोल लो या विटामिन B9 बोल लो, इसकी कमी से आपको एनीमिया हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। या फिर आप बोल सकते हो फोलिक एसिड की जगह फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया, क्योंकि विटामिन B9, फोलेट एंड फोलिक एसिड एक ही वर्ड है। तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, एनीमिया तो होता ही है, साथ ही साथ न्यूरल ट्यूब का मेल फॉर्मेशन होता है। न्यूरल ट्यूब का मेल फॉर्मेशन से मतलब है कि यूट्रस से जब फीटस अटैच है तो उसमें न्यूरल ट्यूब जो बनती है वो सही से नहीं बन पाती फीटस में, जब वो यूट्रस से अटैच है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फोलिक एसिड हमें मिलता कैसे है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है, इसकी कमी क्यों हो रही है और इसकी कमी होने से क्या क्या होता है। काफी डिटेल में देखेंगे फोलिक एसिड को इनटेक करने से लेके उसके एब्जॉर्प्शन तक, उसकी कमी होने से जितनी भी डिटेलिंग है सब कुछ देखने वाले। तो देखिए, सबसे पहले बात करें फोलिक एसिड, फोलेट या फिर विटामिन B9, सभी की बात है। कम्स फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन। एक तो हरी सब्जी से और कुछ सिट्रस फ्रूट से आते हैं, खट्टे फ्रूट से, जैसे लेमन। ओके, तो विटामिन B9, फोलेट या फिर फोलिक एसिड हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन। इन दिस फोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीग्लूटामेट। पर ऐसा नहीं है, जैसे सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो अच्छे खासे और आपको चाहिए फोलिक एसिड, तो मैंने आपको बोला कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लो, लेमन खा लो। तो आपने खा लिया ग्रीन लीफी वेजिटेबल और लेमन, तो आपकी बॉडी में आ जाना चाहिए था फोलिक एसिड। पर आपकी बॉडी में जो फोलिक एसिड आता है वो पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में। डायरेक्ट फोलिक एसिड नहीं मिलता इनसे, वेजिटेबल से, लेमन से डायरेक्ट फोलिक एसिड नहीं मिलता, पहले मिलता है आपको पॉलीग्लूटामेट। अब हमारी बॉडी इस पॉलीग्लूटामेट को कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो फोलेट या फोलिक या विटामिन B9 आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, आपको लीफी वेजिटेबल्स खानी पड़ती है, लेमन खाने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी में पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में ये आता है फोलेट, पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में।
अब इस फॉर्म को हमारी बॉडी कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्म एक्चुअल में है क्या पॉलीग्लूटामेट। तो देखो, जो पॉलीग्लूटामेट होता है वो अमाइनो एसिड की चेन होती है। कौन से अमाइनो एसिड की चेन? ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड की चेन। नाम से पता लग रहा, ग्लूटामेट, पोली मतलब बहुत सारे ग्लूटामिक एसिड की लंबी चेन अमाइनो एसिड की, उससे हम बोलते हैं पॉलीग्लूटामेट। तो हमें विटामिन B9, फोलेट या फोलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लेमन से मिलता है, और डायरेक्ट नहीं मिलता। किस फॉर्म में मिलता है? पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में मिलता है। फिर मैंने देखा ये पॉलीग्लूटामेट है क्या, तो मुझे पता लगा कि ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। ठीक है, कौन से अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन है? ग्लूटामिक अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन है पॉलीग्लूटामेट। अब मैं इस पॉलीग्लूटामेट के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं कि यार भैया हमें चाहिए फोलिक एसिड, और आप तो पॉलीग्लूटामेट हो, तो आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, अपने फीचर बताओ आप अपने। तो पॉलीग्लूटामेट मेरे को बोलता है कि भैया मैं हूं नेगेटिवली चार्ज्ड। मैंने कहा अच्छा, किससे बात कर रहा हूं मैं? पॉलीग्लूटामेट से, जो मुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लेमन खाने पे मिला था, क्योंकि मुझे चाहिए था फोलिक एसिड पर मुझे मिला पॉलीग्लूटामेट। तो अब इस पॉलीग्लूटामेट से पूछते हैं कि आप फोलिक एसिड बनने का क्या लोगे। तो पॉलीग्लूटामेट जैसे हमारी बॉडी में आता है वो बोलता है कि मैं हूं पॉलीग्लूटामेट। सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीग्लूटामेट, ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये पॉलीग्लूटामेट है। अब ये पॉलीग्लूटामेट क्या बोलता है कि मैं नेगेटिवली चार्ज हूं। मैंने कहा ठीक है भैया, आप नेगेटिवली चार्ज हो। मैंने कहा क्यों हो? तो बोलता है मेरे अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मैं नेगेटिवली चार्ज हूं। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, पॉलीग्लूटामेट जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर उसने बोला मैं पोलर हूं। पोलर का मतलब कि मैं पानी में सोल्यूबल हूं और लिपिड में इनसोल्यूबल हूं। अच्छा, मतलब पॉलीग्लूटामेट जो हमारी बॉडी में आया वो वाटर सोल्यूबल है और लिपिड में इनसोल्यूबल है, क्योंकि वो पोलर पार्ट है। अगर वो पोलर पार्ट है तो वो वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है, लिपिड में इनसोल्यूबल होगा। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो पॉलीग्लूटामेट हमारी बॉडी में आया वो वाटर में सोल्यूबल है और लिपिड में सोल्यूबल नहीं है। पर इससे हमें क्या फायदा? तो देखो, एक बात आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो सेल है, सपोज दिस इज द सेल, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है और ये अपने अंदर लिपिड वाले को ही लेगी, लिपोफिलिक नेचर वाले को लेगी, हाइड्रोफिलिक नेचर वाले को नहीं लेगी। और हमारा पॉलीग्लूटामेट तो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल है, पोलर नेचर का है, वो तो लिपिड नेचर का है ही नहीं। तो फिर हमारी सेल एक्सेप्ट ही नहीं करेगी पॉलीग्लूटामेट को। सेल बोलेगी नहीं, चाहिए ही नहीं, उदास हो जाएगी, चाहिए ही नहीं। तो फिर अब पॉलीग्लूटामेट को हम सेल के अंदर कैसे भेजेंगे? तो बड़ी बात हो गई, हमें तो चाहिए फोलिक एसिड। तब हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेमन खाया पर हमें मिला पॉलीग्लूटामेट। उस पॉलीग्लूटामेट से मैंने देखा तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखता है, वो नेगेटिव चार्ज है, वो पोलर है, वो सोल्यूबल इन वाटर है, पर वो लिपिड में तो सोल्यूबल होता नहीं है। पर हमारी सारी सेल तो लिपिड वाले को एक्सेप्ट करती है, तो उस सेल ने तो मना कर दिया कि मैं तो लूंगी ही नहीं पॉलीग्लूटामेट को। फिर अब पॉलीग्लूटामेट का हम क्या करें? हमारी बॉडी में तो आ गया, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी ये पॉलीग्लूटामेट जो है हमारी बॉडी में आ गया, स्टमक में आ गया, इंटेस्टाइन के थ्रू आगे बढ़ता जा रहा है। और इंटेस्टाइन में पार्ट्स आते हैं, ड्यूडनम, जेजनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडनम, जेजनम, इलियम। तो जो जेजनम पार्ट है वो बोलता है रुक जा भाई रुक जा, पॉलीग्लूटामेट मैं हूं, मैं तेरे को एब्जॉर्ब करूंगा, ठीक है। तो ये जेजनम करता क्या है? पॉलीग्लूटामेट को अपने पास बुलाता है। पॉलीग्लूटामेट को ये जेजनम क्या करता है? तोड़ देता है, एक एंजाइम से तोड़ता है, ठीक है। एक स्पेशल तरह का एंजाइम होता है यहाँ पर, ए स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट एट जेजनम म्यूकोसा, दिस कट डाउन द पॉलीग्लूटामेट इनटू मोनोग्लूटामेट। पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट में बदल देता है। कौन? जेजनम में एक स्पेशल एंजाइम होता है। तो अभी तक जो पोली वाला ग्लूटामेट था, अब वो पोली, जी फॉर ग्लूटामेट, अब ये मोनोग्लूटामेट, एम जी मतलब मोनोग्लूटामेट में बदल गया। और किसकी प्रेजेंस में बदला? हमारे जेजनम म्यूकोसा में। जे मतलब जेजनम म्यूकोसा में एक स्पेशल एंजाइम था, उस एंजाइम ने इस पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट में बदल दिया, ठीक है। अब ये मोनोग्लूटामेट हो गया। मोनो का मतलब एक छोटे छोटे पार्टिकल हो गया, ऐसे छोटे छोटे। पहले तो लंबी चेन थी, अब बीच में से कट 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 किसने कट करा? जेजनम में एक स्पेशल एंजाइम है उसने। तो अब वो लंबी चेन तो थी, वो तो कट हो गई अब, ठीक है, मोनोग्लूटामेट बन गई। तो अब ये मोनोग्लूटामेट जो है छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ये जेजनम सेल में इजीली एंटर हो गए। सपोज दिस इज द जेजनम सेल। अब बाहर जो पॉलीग्लूटामेट थे वो मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गए छोटे छोटे पार्टिकल में। तो अब ये जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हुए, सपोज दिस इज द पार्टिकल,
अब इस पार्टिकल को जब मैं देखूं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया, क्योंकि पहले तो लंबी चेन थी, अब तो एक छोटा सा रह गया। तो अब ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है जेजनम की सेल में। तो जेजनम की सेल में चल जाता है हमारा मोनोग्लूटामेट। वो मोनोग्लूटामेट बना कैसे? जेजनम के म्यूकोसा में एक एंजाइम था जिसने पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया, और ये मोनोग्लूटामेट अब जा रहा है जेजनम की सेल में। ठीक है, जैसे ही जेजनम की सेल में मोनोग्लूटामेट आता है उसका क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज दिस इज द जेजनम सेल, और यहाँ पर जो पॉलीग्लूटामेट था वो मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये मोनोग्लूटामेट जो है जेजनम की सेल में आ गया। तो यहाँ पर जेजनम की सेल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। क्या नाम है? टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। क्या नाम है? टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। टेट्रा मतलब चार, हाइड्रो मतलब पानी, तो ऐसे याद रखो, टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ठीक है, तो जैसे ही मोनोग्लूटामेट हमारे जेजनम की सेल में आना चाहता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है THF, टेट्राहाइड्रोफोलो रिडक्टेस, THFR। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जेजनम की सेल, यहाँ पर आ रहा है मोनोग्लूटामेट, और ये मोनोग्लूटामेट आ रहा है पर यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है टेट्राहाइड्रोफोलो रिडक्टेस, फोलेट रिडक्टेस। तो ये एंजाइम क्या करता है, इस मोनोग्लूटामेट पे अटैक करता है और इसको बना देता है THF। तो अब जेजनम की सेल में क्या आ गया है? THF आ गया, क्योंकि जेजनम की सेल के अंदर क्या हुआ, जैसे ही मोनोग्लूटामेट जेजनम की सेल के अंदर घुसा, क्यों घुसा? क्योंकि वो छोटा हो चुका है। तो जैसे ही मोनोग्लूटामेट जेजनम की सेल के अंदर आया, वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। उस एंजाइम ने इस मोनोग्लूटामेट को, सेल के अंदर ही हो रहा है ये सब, इस एंजाइम ने इस मोनोग्लूटामेट को THF में बदल दिया। ठीक है, अब यहां पर हम इसे क्या बोलेंगे? THF बोलेंगे, जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। क्या बदल गया? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन गया। तो पहले पॉलीग्लूटामेट था, फिर मोनोग्लूटामेट बना, फिर मोनोग्लूटामेट सेल के अंदर गया, तो वहां पे इस एंजाइम की प्रेजेंस में, रिडक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में वो बना THF। THF का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फोलिक एसिड। ओके, चलिए, अब THF का क्या हुआ? जैसे ही THF बना, उस THF को, अब सपोज दिस इज द सेल ऑफ जेजनम सेल, और यहाँ पे THF बन चुका है। अब THF को क्या दिखा? एक मिथाइल ग्रुप दिखा, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, तो THF ने मिथाइल ग्रुप से प्यार कर लिया, तो यहाँ पर मिथाइल THF बन गया। क्या बन गया? मिथाइल THF। तो जैसे ही मिथाइल लिया तो हम उसे क्या बोलेंगे? मिथाइलेटेड। क्या हो गया? वो मिथाइलेटेड हो गया, तो यहाँ पर बन गया मिथाइल THF। मिथाइल THF जो है मोर सोल्यूबल है। अब वो सेल से बाहर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक रफ समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको जेजनम की सेल बनाता हूँ, दिस इज द जेजनम सेल। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनते जाइएगा आप। सबसे पहले पॉलीग्लूटामेट था, पॉलीग्लूटामेट से मोनोग्लूटामेट बना, मोनोग्लूटामेट सेल के अंदर आया, यहाँ पर THF रिडक्टेस एंजाइम था। इस THF रिडक्टेस एंजाइम ने इसको THF में बदला। जैसे THF बना, यहाँ पर इसने मिथाइल ग्रुप देखा, इसने मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़कर THF और मिथाइल ग्रुप, अब इसको बोलेंगे MTHF, मिथाइल THF। और जैसे ये मिथाइल THF बना, ये सब चल का रहा है, ये सब चल रहा है जेजनम की सेल में, जेसी मतलब जेजनम की सेल में। जैसे ही मिथाइल THF बना, ये जेजनम की सेल से बाहर आ जाएगा, और जेजनम की सेल से बाहर आने के बाद ये दो जगह जाएगा, एक तो जाएगा लीवर में, ठीक है, और एक जाएगा हमारे ब्लड में। क्लियर है यहाँ तक सब? एक तो जाएगा लीवर में, एक जाएगा ब्लड में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, शॉर्ट नोट्स बना लेना ऐसे। चलिए, ये नोट्स आपको व्हाट्सएप से मिलेंगे। व्हाट्सएप ज्वाइन कैसे करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो लिंक। कहाँ पर आ गए थे हम? हाँ जी, हमने मिथाइल THF बनाया, और मिथाइल THF जैसे ही बना, वेट ए मिनट, जैसे ही मिथाइल THF बना, वो जो है सेल के बाहर आ गया, और वो गया, देखो, एक तो गया लीवर में, जहाँ पर स्टोर हो गया वो 2 से 3 महीने के लिए। वो बोल रहा है कि अब मैं आराम करूंगा, मिथाइल THF बोलता है कि मैं लीवर में जा रहा हूँ, मैं आराम करूंगा। और जो बचा हुआ मिथाइल THF है, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ ब्लड वेसल में, ब्लड सर्कुलेशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराऊंगा। अब देखो ये मिथाइल THF क्या करवाता है। अभी तक फोलिक एसिड नहीं बना, अभी तक जो है पॉलीग्लूटामेट से मोनोग्लूटामेट, मोनोग्लूटामेट से THF, THF से मिथाइल THF, मिथाइल THF अभी रिलीज हुआ है। एक बात बता दूं मैं आपको, जो फोलिक एसिड है ना, वो डीएनए प्रीकर्सर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डीएनए के प्रीकर्सर को बनाने में। और अगर डीएनए का प्रीकर्सर ही नहीं बनेगा ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डीएनए का प्रीकर्सर डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है और सेल के डिवीजन में मदद करता है। और डीएनए के प्रीकर्सर को बनाता कौन है? फोलिक एसिड। ओके, अब देखिए आगे क्या हुआ। अब देखिए, जैसे ही वो मिथाइल THF वहां से निकला था, वो मिथाइल THF आया टारगेट सेल पे।
सपोज ये कोई सेल है, अब इसके अंदर जाना है मिथाइल टीएचएफ को, MTHF को इस सेल के अंदर जाना है, ठीक है। तो मिथाइल टीएचएफ इस सेल के अंदर आना चाहता है। ऑन टारगेट सेल देयर आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड फोलिक एसिड ट्रांसपोर्टर। अब यहाँ पर क्या होता है, FAT का मतलब होता है फोलिक एसिड ट्रांसपोर्टर। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये है सेल, ठीक है, और इस सेल के ऊपर, वेट स्क्रीनशॉट हो गया, इस सेल के ऊपर यहाँ पर, इसको हट जान देते हैं एक सेकेंड, ये सेल है और इस सेल के अंदर आएगा मिथाइल टीएचएफ, यहाँ पर लगा हुआ है ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है मिथाइल टीएचएफ इस सेल के अंदर आएगा, MTHF, टारगेट सेल बोलेंगे क्योंकि MTHF आ रहा है इसमें, तो टारगेट सेल के अंदर क्या आ रहा है, MTHF आ रहा है, मिथाइल टीएचएफ आ रहा है। और किसकी मदद से आ रहा है, यहाँ पर एक लगा हुआ है ट्रांसपोर्टर। उस ट्रांसपोर्टर का नाम आपको यहाँ पे दे रखा है, ट्रांसपोर्टर कौन सा है, ट्रांसपोर्टर है FAT, फोलिक एसिड ट्रांसपोर्टर, FAT नाम से है, ठीक है। फोलिक एसिड ट्रांसपोर्टर की मदद से जो मिथाइल टीएचएफ है वो सेल के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना रखा है कि ये मिथाइल टीएचएफ है और ये मिथाइल टीएचएफ सेल के अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ FAT। FAT का मतलब होता है फोलिक एसिड ट्रांसपोर्टर, और ये मिथाइल टीएचएफ सेल के अंदर आ चुका। अब जैसे ही मिथाइल टीएचएफ सेल के अंदर आएगा, यहाँ पर दो प्रोसेस होगी। देखो, सबसे पहले मिथाइल टीएचएफ सेल के अंदर आ गया। अब जैसे ही मिथाइल टीएचएफ सेल के अंदर आएगा, सेल में उसे दिखेगा, सपोज दिस इज अ सेल, सेल में उसे दिखेगा विटामिन B12। क्या दिखेगा, विटामिन B12। ये मिथाइल टीएचएफ अपना मिथाइल ग्रुप किसे दे देगा, अपना मिथाइल ग्रुप विटामिन B12 को दे देगा। तो ये बन जाएगा मिथाइल विटामिन B12, मतलब हम इसे बोलेंगे मिथाइलिन कोबैलेमिन। क्या बोलेंगे, मिथाइल कोबैलेमिन। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबैलेमिन, और जैसे मिथाइल आ गया तो मिथाइलिन कोबैलेमिन। तो हुआ क्या कि MTHF जैसे ही सेल के अंदर आया, ये सेल है, MTHF सेल के अंदर आया, और MTHF जैसे ही सेल के अंदर आया, इसने अपना मिथाइल ग्रुप दे दिया विटामिन B12 को, ठीक है। किसको दे दिया, विटामिन B12 को, और ये सिर्फ बन गया THF। क्लियर है। पर इसके पास वापस मिथाइल आ जाता है, इसके पास वापस मिथाइल आ जाता है, सेल के अंदर की बात चल रही है। देखिए यहाँ पर इसके पास क्या होता है, वापस मिथाइल आ जाता है, और फिर ये वापस अपना मिथाइल जो है UMP को दे देता है, ठीक है। किसको दे देता है, UMP को। चलिए मैं आपको बताता हूँ, DUMP को दे देता है। हम यहाँ पर ध्यान से समझना हो क्या रहा है। दिस इज द सेल, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की मदद से मिथाइल THF अंदर आया, MTHF। इस MTHF ने अपना मिथाइल ग्रुप दे दिया विटामिन B12 को, ठीक है। फिर ये बन गया THF, ओके। अब ये THF ने वापस मिथाइल लिया और वापस मिथाइल THF बन गया। पर जैसे ही ये मिथाइल THF बना, इसने अपना वापस मिथाइल ग्रुप दे दिया, किसको, यहाँ पर इसने मिथाइल ग्रुप दिया DUMP को। तो इसने दो बार मिथाइल ग्रुप दिया, एक बार तो दिया विटामिन B12 को, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन B12 दिखा रखा है आपको। तो इसने अपना मिथाइल ग्रुप एक बार तो विटामिन B12 को दिया, और एक बार दिया DUMP को। किसको दिया, DUMP को। तो जो मिथाइल THF है, एक बार तो उसने अपना मिथाइल ग्रुप दे दिया, किसको, विटामिन B12 को, और जैसे विटामिन B12 को दिया, वह बना मिथाइलोकोबैलेमिन, जैसा कि मैंने आपको बोला। फिर इसने वापस मिथाइल लिया THF ने, और इस बार अपना मिथाइल दिया DUMP को, तो DUMP कन्वर्ट हो गया DTMP में, ओके। तो ये वापस मिथाइल ग्रुप आया कहां से, चलो एक बार तो विटामिन B12 को दे दिया इसने, पर ये वापस जो दूसरा मिथाइलिन ग्रुप है ये आया कहां से, तो ये दूसरा मिथाइलिन ग्रुप सेरिन से आया। जो THF के पास दूसरी बार मिथाइलिन ग्रुप आया वो सेरिन से आया, और ये जो सेरिन से मिथाइलिन ग्रुप आया, ये THF ने वापस वो मिथाइलिन ग्रुप, THF ने वापस वो मिथाइलिन ग्रुप DUMP को दे दिया, और ये DUMP जो है DTMP में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहां तक की कहानी। अब देखिए, जो DTMP है, ये DTMP क्या करता है, थाइमिडीन बनाता है, और थाइमिडीन जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है DNA में। आप जानते होगे ना, DNA के बेस पेयर में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिडीन। तो एक थाइमिडीन एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है DNA को बिल्ड करने में, ठीक है। तो ये DTMP, ये जो बना DTMP कब बना था, जब सेरिन ने एक और मिथाइल ग्रुप दिया था, और जैसे ही THF को एक और मिथाइल ग्रुप दिया था सेरिन ने, ये DUMP DTMP में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देखिए, ये DUMP DTMP में कब कन्वर्ट हुआ, जब यहाँ मिथाइल आया। मिथाइल किससे आया, मिथाइल THF से। उसके बाद इस मिथाइल THF के बाद डबल मिथाइल THF कहाँ से आया, सेरिन से। क्लियर है। जिसने क्लियर वो 10 सेकंड 20 सेकंड वापस पीछे जाइए और फिर देखिए, क्लियर होना चाहिए। दो बार मिथाइल ट्रांसफर हो रहा, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
चलिए, और जो डीटीएमपी बना वो फाइनली वो थायमिडीन बनाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए यहाँ पर मिथाइल कोबालामीन, चलो इसकी तो बात हो गई कि ये डीटीएमपी जो है आपको थायमिडीन बना के दे रहा, पर सर आपने एक जो मिथाइल ग्रुप है वो विटामिन बी 12 को भी तो दिया था, ठीक है। पहला वाला मिथाइल ग्रुप टीएचएफ से लेके आपने विटामिन बी 12 को दिया था, तो विटामिन बी 12 के पास ये मिथाइलिन ग्रुप आने के बाद इसने करा क्या? ये मिथाइलिन ग्रुप जब विटामिन बी 12 के पास आया तो इसने करा क्या? इस विटामिन बी 12 के पास जब मिथाइलिन ग्रुप आया तो इसने बनाया मिथाइल कोबालामीन, और ये मिथाइल कोबालामीन ट्रांसफर करता है अपना मिथाइल ग्रुप, ये विटामिन बी 12 भी देने जा रहा है, हाँ जी, ये मिथाइल कोबालामीन अपना ट्रांसफर करता है मिथाइल ग्रुप होमोसिस्टीन को, ओके, एंड कन्वर्ट इनटू एसेंशियल अमाइनो एसिड कॉल्ड मिथियोनिन। तो एक बार आप सारी कहानी सुन लीजिए फटाफट। देखिए वैसे मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए मैं एक बार और बोल देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर मिथाइल टीएचएफ था, ये मिथाइल टीएचएफ जो है ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आया एमटीएचएफ, फिर इसने अपना मिथाइल ग्रुप जो है विटामिन बी 12 को दिया, ठीक है, फिर ये नॉर्मल टीएचएफ में बदल गया। अब ये नॉर्मल टीएचएफ बन चुका है वापस, ये नॉर्मल टीएचएफ को सेरीन से वापस मिथाइल मिला और ये वापस मिथाइल टीएचएफ बन गया। फिर इस मिथाइल टीएचएफ ने डीयूएमपी को अपना मिथाइल दिया और डीटीएमपी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है सारी। अब ये जो विटामिन बी 12 बना ना, और इसने जब मिथाइल ग्रुप लिया तो ये बन गया क्या, देखो ये बन गया मिथाइल कोबालामीन, और ये मिथाइल कोबालामीन ने, ये जो मिथाइल कोबालामीन बना, मिथाइलिन ग्रुप जब लिया उसने टीएचएफ से, विटामिन बी 12 ने जब लिया मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइल कोबालामीन बना, और ये मिथाइल कोबालामीन ने अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया होमोसिस्टीन को। देखो यहाँ पर जो मिथाइल कोबालामीन बना था विटामिन बी 12 के साथ, जो मिथाइलिन ग्रुप आया था टीएचएफ से, अब ये दोनों मिलके विटामिन बी 12 और मिथाइलिन थे। अब इस विटामिन बी 12 ने अपना मिथाइलिन ग्रुप वापस ट्रांसफर कर दिया, और अब किसको ट्रांसफर किया इस बारी ट्रांसफर किया होमोसिस्टीन को। और जैसे ये ट्रांसफर हुआ, जैसे ही विटामिन बी 12 ने, जिसके पास मिथाइल ग्रुप था, उसने अपना ट्रांसफर किया मिथाइल ग्रुप का होमोसिस्टीन को, ये कन्वर्ट हो गया मिथियोनिन में, जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है हमारी बॉडी में। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या हुआ। मिथाइलिन कोबालामीन ने अपना मिथाइल ग्रुप दिया होमोसिस्टीन को, ये होमोसिस्टीन बदल गया मिथियोनिन में। अब क्या हो अगर मिथाइल कोबालामीन मतलब मिथाइल विटामिन बी 12 जो है, अगर अपना मिथाइलिन ग्रुप उसको ना दे, किसको, होमोसिस्टीन को ना दे, अगर होमोसिस्टीन को मिथाइलिन ग्रुप ना मिले मिथाइल कोबालामीन से, तो क्या होगा, तो ये होमोसिस्टीन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये होमोसिस्टीन मिथियोनिन में बदलेगा ही नहीं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कब बदलता है, ये होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कब बदलता है, जब होमोसिस्टीन के पास मिथाइलिन ग्रुप आए, जब मिथाइल ग्रुप तब होमोसिस्टीन जो है मिथियोनिन में बदलेगा, और ये मिथियोनिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। पर जब मिथाइल ग्रुप आए ना, तो होमोसिस्टीन जो है ब्लड में बढ़ता जाएगा, और ये एक बहुत खतरनाक कंडीशन करेगा। देखिए अगर होमोसिस्टीन ब्लड में बढ़ गया तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये होमोसिस्टीन ब्लड में बढ़ गया तो ये ब्लड वेसल में, सपोज दिस इज द ब्लड वेसल, ओके, तो ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियल सेल है, ये जो मान लो ये जो यहाँ पे लाइनिंग है, दिस इज द एंडोथेलियल सेल, तो ये ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल से जाके होमोसिस्टीन जो है ऐसे चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि होमोसिस्टीन को मिथाइलिन ग्रुप नहीं मिल रहा, तो वो मिथियोनिन नहीं बना पा रहा, तो ये होमोसिस्टीन क्या होगा, इस तरह से स्टिक हो जाएगा हमारी एंडोथेलियल सेल से, ठीक है, और यहाँ पर एक तरह से प्लेक बना लेगा, और जैसे यहाँ पे प्लेक बनाएगा तो ब्लड सप्लाई कम, और ब्लड इधर कम निकलेगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, इधर ब्लड फ्लो आएगा ही नहीं। और यहाँ पर मान लो कोई सेल है जो कि ब्लड का इंतजार कर रही है, तो उस सेल तक ब्लड आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर होमोसिस्टीन ने क्या करा है, होमोसिस्टीन ने एंडोथेलियल सेल के साथ बाइंडिंग करके वहां पे प्लेक बना लिया। और ये प्लेक एक्चुअल में बना किससे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऊपर ही बताता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से सुनिए। ये है आपकी ब्लड वेसल, ओके, ये ब्लड वेसल में है एंडोथेलियल सेल जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई। अब यहाँ पर जो है आकर डिपोजिशन हो गया किसका, होमोसिस्टीन का। क्यों हुआ, क्योंकि होमोसिस्टीन मिथियोनिन में नहीं बदल पा रहा, क्योंकि उसको मिथाइल ग्रुप नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर इस एंडोथेलियल सेल में होमोसिस्टीन का आके डिपोजिशन हो जाएगा, ये यहाँ पर इस तरह से होमोसिस्टीन ये जो है पर्पल कलर से मैंने बताया, इस तरह से डिपोजिशन हो गया। अब जैसे ही होमोसिस्टीन एंडोथेलियल से जुड़ेगा, ये होमोसिस्टीन जो है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है, प्रो
इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन पीआईसी, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज कराता है। और जैसे ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज होंगे, यहाँ पर जो है धीरे धीरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी आना इकट्ठी हो जाएगी और क्लॉट बनेगा। और यही एंडोथेलियल सेल से जब अटैच होता है ना, तब प्लेटलेट्स को भी बुलाता है, तो प्लेटलेट्स भी आएगी और यहाँ पे एक तरह से क्लॉट बन जाएगा। जब क्लॉट बन जाएगा तो जो ब्लड पहले फ्लो हो रहा था, सपोज ये ब्लड आ रहा है, पर ये ब्लड आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, तो यहाँ पे जो सेल होगी वो इंतजार करते करते मर जाएगी, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी। और इस कंडीशन को मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जब ब्लड वेसल में प्लेक बन जाए और आगे जो है सेल टिश्यू के पास ऑक्सीजन और ब्लड ना पहुंच पाए, तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्लियर है? तो इतनी खतरनाक प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड क्लोट हो सकता है क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि होमोसिस्टीन को सिर्फ मिथाइल ग्रुप नहीं मिला। समझ में आ रही है फोलेट एसिड का कितना बड़ा रोल है? सिर्फ मिथाइल ग्रुप ना मिलने पे ये हाल है। चलिए, तो फोलेट की जैसे डिफिशियंसी हो गई तो आपकी जो बोन मेरो है वो भी परेशान हो जाएगी। देखिए कैसे, एक तो हमें पता लग गया कि अगर फोलेट की डिफिशियंसी हो गई तो होमोसिस्टीन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर फोलेट एसिड नहीं खाया तो पॉलीग्लूटामेट नहीं आया। देखिए, अगर आपने फोलेट एसिड नहीं खाया तो पॉलीग्लूटामेट नहीं आया, पॉलीग्लूटामेट नहीं आया तो मोनोग्लूटामेट नहीं बना, मोनोग्लूटामेट नहीं बना तो वो सेल के अंदर नहीं गया, जेज नाम की सेल के अंदर नहीं गया, तो यहाँ पे टीएचएफ नहीं बना, टीएचएफ नहीं बना, फिर मिथाइल टीएचएफ नहीं बना, वो मिथाइल टीएचएफ बाहर नहीं आया, मिथाइल टीएचएफ बाहर नहीं आया तो फिर वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर नहीं गया, फिर मिथाइल टीएचएफ ने अपना वो नहीं दिया मिथाइल ग्रुप, किसको? विटामिन बी 12 को। और विटामिन बी 12 के पास ही मिथाइल ग्रुप नहीं आया तो वो क्या ही देगा बेचारा। अगर इस विटामिन बी 12 के पास ही मिथाइल ग्रुप नहीं आया, अगर ये मिथाइल कोबैलेमिन बना ही नहीं, तो ये अपना क्या मिथाइल ग्रुप देगा होमोसिस्टीन को? और जब होमोसिस्टीन को मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा तो ये तो परेशान। ठीक है, या फिर डिपोजिशन। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए फोलेट एसिड की डिफिशियंसी से और क्या क्या हो सकता है। देखिए, सपोज दिस इज द बोन मेरो। ओके, अब ये बोन मेरो है। अब बोन मेरो क्या करती है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करती है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है, व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करती है। तो आरबीसी की साइज बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आरबीसी सही से फंक्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि फोलेट एसिड की कमी हो चुकी है। देखिए, बोन मेरो पंप आउट लार्जर आरबीसी बट मैच्योर। लार्जर तो है पर अभी तक तो मैच्योर ही है। ठीक है, तो बोन मेरो क्या कर रही है? लार्जर आरबीसी तो प्रोड्यूस कर रही है पर अभी तक तो वो मैच्योर ही है, उससे हम बोलेंगे मैक्रोसाइट्स। दिस टाइप ऑफ आरबीसी डेस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। ठीक है, और अगर ये स्प्लीन में डेस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि ये बड़ी बड़ी आरबीसी है, तो फिर इसे हम बोलेंगे आरबीसी का काउंट कम, जिसकी वजह से एनीमिया। तो फोलेट एसिड की डिफिशियंसी की वजह से जो आरबीसी है वो बड़ी बड़ी बोन मेरो बनाता है, और जैसे ही आरबीसी बड़ी बड़ी बनती है स्प्लीन उन्हें खा जाती है और आरबीसी का काउंट जो है कम हो जाता है। और जैसे ही आरबीसी का काउंट कम होगा हम उसे बोलेंगे एनीमिया, क्योंकि बड़ी आरबीसी बन रही तो वो स्प्लीन सोचता है कि ये तो अलग ही चीज है, तो वो बड़ी आरबीसी को खा जाता है। और जैसे आरबीसी खत्म हो जाएगी स्प्लीन में तो आरबीसी का काउंट कम, मतलब एनीमिया। तो बोन मेरो को लगेगा कि यार मैं आरबीसी बना रहा हूं तो भी कम लग रहा है, तो बोन मेरो और आरबीसी बनाएगा और आरबीसी बनाएगा, और इस बार वो फटाफट फटाफट बनाएगा तो इमेच्योर आरबीसी को ही ब्लड में भेज देगा कि जाओ 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 जाओ। तो सही से मैच्योर भी नहीं हुई वो आरबीसी भी ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इन रेस्पॉन्स द बोन मेरो कंपनसेंट लॉस बाय रिलीजिंग मेगालोब्लास्ट एबनॉर्मल डेवलप आरबीसी। इसलिए हम इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है आरबीसी का तो भी ब्लड में आ जाती है और वो आरबीसी भी किल हो जाती है। ठीक है, अब बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो बोन मेरो ही डब्ल्यूबीसी बनाता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी एबनॉर्मल तरीके से आएगी, और जो प्लेटलेट्स है वो भी एबनॉर्मल तरीके से आएगी, उनका भी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो बोन मेरो के अफेक्ट होने से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों ही अफेक्ट हो गए। और बोन मेरो अफेक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि फोलेट एसिड की कमी हो गई, फोलिक एसिड की कमी हो गई, विटामिन बी 9, तीनों एक ही नाम है, फोलेट एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन बी 9, इनकी कमी होने की वजह से बोन मेरो जो है ना तो आरबीसी का प्रोडक्शन सही से कर पा रही, ना डब्ल्यूबीसी का और ना ही प्लेटलेट्स का। तो जब आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का तीनों का ही फॉर्मेशन कम हो जाए, तीनों में ही दिक्कत आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पैनसाइटोपेनिया। क्या कहेंगे? पैनसाइटोपेनिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको तीनों में ही प्रॉब्लम आनी है, तीनों ही ब्लड सेल में प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत सीवियर केसेस में होता है कि आपको अगर सीवियर फोलेट डेफिशिएंसी है, मतलब आपकी बॉडी में फोलिक एसिड है ही नहीं, तो उस कंडीशन में ये सब होता है। साथ ही साथ अगर आपको मान लो कोई टेस्ट ही खाना है, ठीक है, यहाँ पर देखो
सपोज आप यहाँ पर खड़े हो और आपको लग रही है भूख और आपके सामने कोई टेस्टी सा खाना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टेस्टी सा खाना रखा हुआ है, आप जाओगे खाने और जल्दी जल्दी हम खाते हुए क्या करते हैं कि हमारे टीथ से हमारी टंग को बाइट कर लेते हैं, होता है एकदम टीथ से टंग को बाइट कर लेते हैं, तो टंग अपने आप सही हो जाती है थोड़ी देर में, ठीक है। तो टंग अपने आप रिपेयर हो जाती है थोड़ी देर बाद अगर हम टीथ से टंग को बाइट कर ले तो। पर इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके पास फोलिक एसिड की कमी होगी ना, तो इस कंडीशन में आपकी टंग सही नहीं हो पाएगी, आपकी टंग रिपेयर नहीं हो पाएगी और आपकी टंग में, सपोज दिस इज योर टंग, तो आपकी टंग में इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं ग्लोसियोटिस। ओके, तो काफी खतरनाक कंडीशन है। चलिए कहाँ तक आ गए थे हम? हाँ जी, हमने देखा ग्लोसिटिस देखा, जिसमें क्या होता है कि टंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है क्योंकि आपके फोलेट एसिड की कमी है। होमोसिस्टिन बिल्डअप कर दिया था हमने, होमोसिस्टिन भी बता दिया। अब कारण क्या क्या है, या तो डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है, और आपकी बॉडी में उतना है नहीं फोलेट, या फिर डिक्रीज डाइटरी इंटेक, आप खा ही नहीं रहे हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ऐसा कोई भी सोर्स जिससे आपको फोलेट एसिड मिले, या फिर इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, आप खा तो रहे हो पर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो इन कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है। कौन कौन सी कंडीशन, या तो आपकी डिमांड बढ़ चुकी है, या आप खा ही नहीं रहे हो, या इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, आप खाते रहे हो पर एब्जॉर्ब सही से नहीं हो पा रहा बॉडी में। देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्मली वी हैव सप्लाई ऑफ फोलेट इन अ बॉडी अप टू 2 to 3 months, बट दिस कैन बी क्विकर डिक्रीजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज नीड इंक्रीज। देखो फोलेट एसिड हमारी बॉडी में नॉर्मल रहता है, प्रॉपर रहता है, पर प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान जो है फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि उसको बेबी को भी ग्रो करना होता है, प्रेग्नेंट वुमेन बेबी को भी ग्रो करना है, तो वहां पर फोलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहती है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फोलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह। सो जनरली हु हैव फोलेट डिफिशियंसी, या तो वो इधर प्रेग्नेंट है या फिर उसने खाना नहीं खाया। अगर किसी को डेफिशिएंसी है फोलेट की तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो इसलिए डेफिशिएंसी हो गई हो, या फिर वो सही से खाना नहीं खा रहा हो तो डेफिशिएंसी हो गई हो, या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहल वो पी रहा है। तो अल्कोहल कंजप्शन करने से क्या होता है कि फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है। फोलिक एसिड अगर आप खा भी रहे हो ना तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हो तो आपकी बॉडी में फोलिक एसिड जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ कुछ मेडिकेशन है जैसे फिनाइटोइन वगैरह, तो अगर आपने ये बहुत ज्यादा खाई, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर मेडिकेशन कर लिया, तो भी ये फोलिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं होने दे पाएगा। तो मेडिकेशन से अल्कोहल कंजप्शन है, ये फोलिक एसिड को एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे सकते। चलिए साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स दे रखे हैं। सबसे पहला एनीमिया होगा ही सही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, पैलर, इजी फैटिगेबिलिटी, आप थक जल्दी जाओगे क्योंकि आपके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो चुका है, सोरनेस ऑफ टंग, ग्लोसिएटिस, मैंने बोला कि टंग में कट लग जाएगा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा वहां पर। कुछ केसेस में क्या होगा, अगर आपके होमोसिस्टिन यहाँ पे बन चुका है और ये ब्लॉक हो चुकी है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड नहीं सही से फ्लो हो पा रहा, पैरालिसिस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, स्लर्ड स्पीच, हकला सकते हो आप बोलने में, बोल सही से नहीं बोल सकते, पेन साइटोपेनिया, दिस इज वाई, ओके, पेन साइटोपेनिया मतलब आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों की जो नंबर है वो कम हो जाएंगे, सही से नहीं बन पाएगी, मैच्योर बनेगी, और ये सीवियर केस में होता है। ओके, डायग्नोसिस क्या है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, यहाँ पर आपको देखना है एमसीवी को, अगर वो 100 से कम है तो आपको है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। आपको होमोसिस्टिन का लेवल चेक करना है ब्लड में, अगर होमोसिस्टिन बहुत बढ़ चुका है मतलब होमोसिस्टिन सेरोटोनिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि होमोसिस्टिन को मिथाइल ग्रुप नहीं मिल रहा, और मिथाइल ग्रुप देता कौन है, विटामिन B12, और उसको कौन देता है, मिथाइल THF। तो काफी लंबी कहानी मैंने आपको अच्छे से समझा दी। तो होमोसिस्टिन का लेवल आप चेक कर सकते हो। थर्ड है बोन मेरो की स्टडी कर सकते हो कि बोन मेरो क्या एबनॉर्मल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स निकाल रहा है, अगर निकाल रहा है तो फिर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। अब ट्रीटमेंट क्या है कि ये सब फोलिक एसिड की कमी से हो रहा है, तो आप खाइए फोलिक एसिड, डाइट्री में लीजिए ओरल फोलेट सप्लीमेंट, ओके, एक तो आप ओरल फोलेट सप्लीमेंट लीजिए, फिर आप एब्जॉर्प्शन बढ़ाइए। एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, अल्कोहल मत पीजिए क्योंकि अल्कोहल एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा था, या कोई भी मेडिकेशन ओवर मेडिकेशन मत कीजिए, ऐसी मेडिकेशन ज्यादा मत खाइए जिससे फोलेट एसिड की एब्जॉर्प्शन रुक जाए। तो आप अल्कोहल हटा दीजिए, फिनाइटोइन हटा दीजिए, फिनाइटोइड ड्रग है, ठीक है, जिससे आपकी फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। तो फोलिक एसिड खाइए और उसका एब्जॉर्प्शन मत रुकने दीजिए, और एब्जॉर्प्शन ना रुकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल को बंद करना पड़ेगा और कुछ मेडिकेशंस को बंद करना पड़ेगा।
प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट एसिड के सप्लीमेंट दीजिए, ग्रेन वगैरह, जिसमें जो है फोलेट एसिड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी कमी ना हो। तो ट्रीटमेंट तो यही है कि बॉडी में जिसकी कमी हो उसको वापस पूरा कर दे। तो ये था आपका लेक्चर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, साइन सिम्टम्स, सीवियर केसेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कोजेस, होता क्या है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, पूरी कहानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की मैंने आपको पढ़ा दी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हाउ टू ज्वाइन सुपर सब्सक्रिप्शन, और फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।